12वीं पास ऐसे व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री बनाया जो कि सास बहू सीरियल की हीरोइन रही है वो कर। आपको लोग संघी समझते हैं, आपको लोग मानते हैं कि आरएसएस के लोगों के नजदीक हैं आप बहुत ज्यादा, और ये भी मानते हैं। मुझे लेफ्टिस्ट कहते थे, मैं कभी लेफ्टिस्ट थी नहीं। जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है हिंदू समाज के लिए। ये मुझे ये बात आप ऑन कैमरा कह रही है कि आप अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हर कीमत पे हैं। और बीजेपी ने तो बंटा धार किया ही हुआ हमारा। तुम्हारा हिरन पैंडिया ना हो जाए, हमें बहुत चिंता है, क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद किसी पार्टी के नहीं है। मैंने अपनी विल में सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करती है। गुजरात दंगों को देश पर बदनुमा दाग मानती है, आपके नहीं मानती है? सिर्फ हाँ या नहीं? एक तो अरुण जेटली, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था और बाद में उसको फाइनेंस और डिफेंस दोनों बना दिया था। ये पता चल गया था। आप मोदी जी को जिन्ना से खतरनाक बता रही हैं? जी। साथियों नमस्कार। एक तरफ दुनिया इस समय एक बड़े युद्ध की विभीषिका को झेल रही है। दुनिया के तमाम गरीब मुल्क, हमारा हिंदुस्तान भी गैस के दाम, तेल के दाम बढ़ने से बुरी तरह से परेशान है, या जनता परेशान है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में राजनीति के रंग जैसे पहले बदलते थे लगातार, उसी तरह से बदल रहे हैं। ऐसे में इसी के बीच पहले सुब्रमण्यम स्वामी और बाद में एक्टिविस्ट लेखक मधु किश्वर जी ने मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों पर बेहद तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सवाल कई हैं, ढेर सारे हैं। हम सीधे मधु जी के पास पहुंचते हैं। मधु जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं इस तथ्य को सही करना चाहूंगी। आपने कहा कि पहले सुब्रमण्यम स्वामी और फिर मधु किश्वर ने XYZ टिप्पणियां की हैं। जी। सच तो ये है कि मधु किश्वर ने 2014 से मोदी के ऊपर सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए थे। बल्कि लोग दंग थे कि इन्होंने अपना सारा एकेडमिक करियर, सारा अपना इमेज तबाह कर दिया ऐसे समय में जब मोदी के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। मोदीनामा लिखने के बाद मोदीनामा नहीं, ये जो किताब है ना, मोदी, मुस्लिम्स एंड मीडिया, ये उसका नेक्स्ट स्टेज था। वो उसमें से कुछ मटेरियल इसमें है, इसमें और भी कुछ है और बहुत और भी है मेरे पास मटेरियल। मोदी, मुस्लिम्स एंड मीडिया, ये किताब, इसने मेरा सारा एकेडमिक करियर तबाह कर दिया। मेरी जिंदगी की बहुत सी दोस्तियां खत्म हो गई, बहुत अच्छे अच्छे मित्र छोड़ के चले गए। मेरे परिवार में जो ज्यादा फैशनेबल बच्चे हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो क्या मुझसे बात तक करना बंद कर दिया। मेरे को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और बहुत विपत्तियां झेलनी पड़ी। पर जिस दिन मोदी का पहला कैबिनेट स्वेर हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, एक तो वो शपथ ग्रहण का जो माहौल था वही वाहियात था। तो मैं सीधे वहां से गई थी, मुझे याद है, टाइम्स नाउ के स्टूडियो में, और मैंने सच में अपना दुख व्यक्त किया, रोष व्यक्त किया कि ये क्या तमाशा है। जिस तरह मोदी ने राष्ट्रपति भवन में खुले में मई की दोपहर में कड़कती धूप में लोगों को 2-3 घंटे पहले बुला के खुले आसमान के नीचे बिठा दिया। लोग पसीने से मरे जा रहे हैं, पानी तक भी नहीं है। ये छोटा सा स्वेरिंग इन हुआ करती थी राष्ट्रपति भवन में। आप गई थी स्वेरिंग इन में? मैं गई थी देखने की क्या हो रहा है, क्योंकि जो लोग उस वक्त, आपको याद होगा, हजारों लोग मोदी के लिए दीवाने हो रहे थे। गुजरात से भी इनके लिए जिन्होंने बहुत काम किया था, या बहुत से ग्रुप बने थे, सिटीजन ग्रुप्स मोदी को सपोर्ट में, प्रशांत किशोर के भी पूरा नेटवर्क था। मैं सबसे पहले दंग रह गई ये देख के कि उन लोगों को बुलाया ही नहीं जिन्होंने बहुत जमीनी काम किया था और सब कुछ भूल के, कुछ ने तो नौकरियां छोड़ के मोदी के कैंपेन में जुड़ गए थे। वो तो थे ही नहीं। थे कौन? फिल्मी सितारे, बॉलीवुड के बड़े बड़े
ग्लैमर सिंबल्स, क्रिकेटर्स, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, ये वो, फिर वो सारे जो इनको गालियां देते रहे हैं, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट, फलां ढिमका, वो सारे आगे कतारों में बैठे हैं। और जो इनके असली समर्थक थे, और मुझे ये भी मालूम है कि गुजरात में जिन जिन वर्कर्स ने इनके लिए बहुत काम किया था, वो रोते हुए वापस चले गए। उन्होंने सोचा था हमें तो बुलाएंगे ही। फिर वो जो ग्रुप्स बने थे मोदी के सपोर्ट में, तो वो सारे मेरे पास शिकायत लेके आते थे कि हमें डिसबैंड करना था। अगर मोदी ने नामो फॉर पीएम, ये वो कई सिटीजन ग्रुप्स बन गए थे जिसमें आईटी के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स काम धाम छोड़ के मोदी के साथ लग गए थे। और इन्होंने एक ये भी नहीं किया कि बुला के उनके साथ चाय का प्याला उनको दे के कहें चलो आपका अब काम ख़त्म है, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। हालांकि उन सब लोगों ने सोचा था कि हम जब मोदी आएगा, इसके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े शेखियाँ बघार रहा है कि ये करेगा देश के लिए, वो करेगा देश के लिए, तो हम भी इसमें जुट जाएंगे, हमारे लिए भी कोई रोल होगा। इन्होंने उनकी तरफ आँख उठा के नहीं देखा, ऐसे दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे फेंक दिया। उनमें से बहुत लोग मेरे पास आते थे उन दिनों रोते हुए। हाँ, तो मैं इससे भी दंग थी। बहुत बुरा अरेंजमेंट था, इतनी गर्मी में, दोपहर में, वीआईपीज भी आए हुए, एम्बेसडर्स। मैं आपको तो ये मैं उस दिन, ये तो पहले उसका इंतजाम ही इतना भद्दा था, उस पे मैंने टिप्पणी की बिकॉज इट वाज टेरेबल। ठीक है। दूसरा, जब इनका कैबिनेट स्वेर इन हुआ तो उसमें साफ था कि ये तो रबर स्टैंप्स को जोड़ के रख दिया है। और विशेषकर दो लोगों पे मैंने तुरंत टिप्पणी की। एक तो अरुण जेटली, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था और बाद में उसको फाइनेंस और डिफेंस दोनों बना दिया था। वो भी चुनाव हार के अमृतसर से आए थे बुरी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्मृति ईरानी, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया। अब मैं ज़्यादा तो उस वक्त स्मृति ईरानी के बारे में जानती नहीं थी, पर तुरंत ही इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, विशेषकर महिला नेताओं ने मुझे बताया ये तो केवल 12वीं पास हैं। फिर मैंने खंगाला सारा इनका इतिहास, तो झूठ भी बोला हुआ था इन्होंने। 12वीं पास व्यक्ति को आप शिक्षा मंत्री बनाते हैं, जबकि आप हमें ये उम्मीदें दिला रहे थे कि भारत तो 21वीं शताब्दी का विश्व गुरु होगा। ये जो हमारी नई पीढ़ी, मोदी जी ने आपको कोई भरोसा दिलाया था कि नहीं व्यक्तिगत आपके लिए बिफोर स्वेरिंग इन? नहीं, मैंने मांगा भी नहीं था। नहीं, आपने नहीं मांगा था। जैसे वाजपेयी जी ने आपको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाने को कहा था, नरेंद्र मोदी ने कभी इनवाइट किया नहीं। देखिए, लेट्स फर्स्ट कंप्लीट। मैंने इनसे कई सवाल जवाब किए, जो इंटरव्यूज हैं, रिकॉर्डेड हैं, वो मैं कई तो पोस्ट कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। और बाकी जो बची कुछ है मैं अब कर दूंगी। तो मुझे ये था कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं बार बार विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, तो कुछ तो होगा। जब 12वीं पास ऐसे व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री बनाया, जो कि सास बहू सीरियल की हीरोइन रही है, वो और बहुत इतने घटिया होती है कि मैं तो झेल भी नहीं सकती सास बहू सीरियल्स को। दूसरा, उससे पहले वो फैशन मॉडल बनना चाहती थी, उससे पहले उन्होंने छोटे मोटे ऐसे वैसे काम किए थे। मतलब कहीं पढ़ाई लिखाई से लेन देन था ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आप शिक्षा मंत्री बनाते हैं, तो इसका मतलब हमारे मुंह पे आप थूक रहे हैं कि तुम मूर्ख थे जो मुझ पे बिलीव कर लिया तुमने। इसी प्रकार से अरुण जेटली जी, ये भी चुनाव हार के आई थी, इन्हें भी राज्यसभा में लाकर इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया। वो भी अमृतसर से चुनाव हार के आए थे, और वो बहुत, क्या बोलेंगे, उनका चुनाव का हारना was a scam. I'll tell you why. नवजोत तो पूरे कैबिनेट को आप रबर स्टैंप कह रही हैं? हाँ, सही है। आज कौन है, किसकी कोई हैसियत? आज 5 मंत्रियों के नाम गिना दो, किसी को पता भी नहीं है। किसी जमाने में तो मतलब ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया, फिर राज्यसभा में डाला, तो पहले अरुण जेटली की बात सुनो। वो बहुत अहम थी, जिससे मैं बहुत शॉक में थी। नंबर 1, अमृतसर की सीट से
जो मैंने खुल के लिखा और इसका विरोध किया, नवजोत सिद्धू खड़े होते थे। और नवजोत सिद्धू एक ऐसे व्यक्ति थे जो एंटी बीजेपी वेव भी जब होती थी, वो अपनी सीट अपने बलबूते पर जीतते रहे नवजोत सिद्धू। और एक ऐसा ही जाट सिख था पंजाब में जिसने अकालियों का खुल के विरोध किया, जो उनकी रेडिकल पॉलिटिक्स, रेडिकल तो नहीं कहूँगी, खालिस्तानी पॉलिटिक्स के खिलाफ, उनकी करप्शन के खिलाफ खुल के बोलता था। एक ही जाट सिख ऐसा पंजाब में शख्स था जो अपनी चुनाव इज्जत से अपने बलबूते पर, पार्टी के बलबूते पर नहीं जीता था, पर उससे भी ज्यादा जो जरूरी बात है, जिसकी हिंदू और सिख दोनों इज्जत करते थे। ऐसे व्यक्ति को आपने उखाड़ के फेंका। वो तो दंग था कि मुझे ही हटाना था। और तो मैंने इन दोनों की अपॉइंटमेंट पे आपत्ति जताई। अब लोग स्मृति ईरानी को लेकर बैठ गए, ज्यादा अरुण जेटली को उठाया नहीं। देखिए बताइए, सब ठीक है, एक जो बड़ी आपत्ति हो रही है आपके ट्वीट को लेकर के, वो इस बात को लेकर हो रही है कि महिलाओं का, आप खुद महिला हैं, तमाम महिलाओं का आपने नाम लेकर के लिखा है। मैंने नाम सिर्फ का लिया है। हाँ, तो लेना चाहिए था, आपको लगता है? वो तो लिया सब। देखिए, ये इसका रिग्रेट कर रही हैं आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजरात दंगों को देश पर बदनुमा दाग मानती हैं, आपकी नहीं मानती हैं? सिर्फ हाँ या नहीं? मैं हर दंगे को दाग मानती हूँ। 1984 को मानती हूँ, मेरठ मलियाना को मानती हूँ, अहमदाबाद में, सूरत में जो दंगे हुए उनको मानती हूँ, हैदराबाद में जो दंगे हुए वो मानती हूँ, दिल्ली का जो हुआ, सब दाग हैं। पर ये उपयोग कितना हो रहा है? दिक्कत नरेंद्र मोदी से है या उनकी विचारधारा से है? दिक्कत, समस्या आपको किस चीज से है? देख, मेरे नरेंद्र मोदी क्या लगता है? कुछ भी नहीं। जब तक मैं सोचती थी कि ये देश और धर्म के लिए अच्छा होगा और ये मुसलमानों का दुश्मन नहीं ही है, ये तो बहुत सद्भावना रखता है, तो मैंने सोचा जो व्यक्ति मुसलमानों के प्रति सद्भावना रख सकता है वो हिंदुओं से नफरत तो नहीं ही कर सकता ना। ऐसा मैंने सोचा। हालांकि वहां पे बहुत खुल के लोग कह भी रहे थे, हिंदू नेता, कि इसने हिंदुओं का जो स्ट्रीट पावर थी वो तबाह कर दी। तो गाड़िया का गुजरात में आना बंद कर दिया इसने। आपको लोग संघी समझते हैं, आपको लोग मानते हैं कि आरएसएस के लोगों के नजदीक हैं आप बहुत ज्यादा, और ये भी मानते हैं। मुझे लेफ्टिस्ट कहते थे, मैं कभी लेफ्टिस्ट थी नहीं। आप आरएसएस भी नहीं है? मुझे फेमिनिस्ट कहते थे। मेरा सबसे फेमस ऐसे है, व्हाई आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट। मैं लेफ्ट राइट के खिलाफ लिख चुकी हूँ कि लेफ्टिस्ट राइटिस्ट बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, और आरएसएस के साथ मेरा कोई। मधु जी, आपके विचारों का, आपने जो लिखा उसका समर्थन करने वाले मैं कई महिलाओं को जानता हूं जो उस बातों का तो समर्थन कर रही हैं, लेकिन आपकी जो आइडियोलॉजी है उससे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। क्या कहेंगी उनको? उनका कहना यह है कि उनके विचार बार बार बदलते हैं। पहले कुछ टिप्पणी करती थी, अब कुछ टिप्पणी कर रही हैं। जिस वक्त टिप्पणी करनी थी उस वक्त टिप्पणी नहीं की, अब टिप्पणी कर रही हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले ये सही नहीं है। मैं सबके लिए संदेश देती हूँ, ठीक है? मुझे कोई महिला पुरुष नहीं, जो भी ईमानदारी से हिंदू देश और धर्म का भला चाहते हैं, मैं उनको एड्रेस करती हूँ। ठीक, बस, बड़ा सिंपल है। और आज क्योंकि हिंदू समाज खतरे में है, तो मैं इसलिए अपने समाज के लिए इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि कोई हमारे लिए खड़ा नहीं है, कोई पार्टी हमारी नहीं है, और बीजेपी ने तो बंटा धार किया ही हुआ हमारा। अब देखिए, हर परिस्थिति बदलती है और आप नहीं बदलते। अब जैसे थर्मोमीटर है, आप डालिए उसको गर्म पानी में, एकदम पारा ऊपर जाएगा, आपको दिखाएगा 104 टेम्परेचर, 108। फिर आपको ठंडे पानी में डालिए तो आपको नीचे आ जाएगा। अब थर्मामीटर से आप लड़ोगे, अरे 3 मिनट पहले तो तुमने 110 पारा दिखाया था, अभी तुमने दिखा दिया है 50 डिग्री। अरे जो थर्मामीटर का काम है बदलते पारे को रिफ्लेक्ट करना,
तो मधुकेश्वर अगर अपने को फैक्टेरियन कहती है तो उसका मतलब यही है कि जैसे नए तथ्य सामने आते हैं, चाहे वो दहेज के मुद्दे पर हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस पे हो, चाहे रेप लॉ पे हो, चाहे नर्मदा डैम पे हो, किसी इशू या मोदी पर हो, जब नए तथ्य सामने आएंगे तो मैं पुराना राग क्यों अलापूं? क्योंकि मीडिया मुझे तथ्य ठोस रिलायबल नहीं देता। मुझे खुद ही होमवर्क करना पड़ता है, और मेरा खुद का होमवर्क कोई भी व्यक्ति जिसके पास ना तो इतना बड़ा कोई रिसर्च सेंटर है और ना मेरे पास मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स हैं कि मैं भेज दूं अपने रिपोर्टर्स को उनको ट्रेनिंग देके, मीडिया की मैं नहीं सुनती हूँ। क्योंकि एक तो डरपोक है, आपको अपने मालिक का एजेंडा चलाना पड़ता है। फिर आपके ऊपर आरोप भी लगा रही है मीडिया। कल मैंने देखा कई महिला एंकर तमाम तरह की बातें कह रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अवसरवादी हैं, 70 साल 75 बेचारी में तरस आना चाहिए। देखिए, महिला एंकर जिनकी आप बात कर रहे हैं, विशेषकर एक त्रिपाठी नाम की है ना, इनसे मेरा ना कभी लेना ना देना, कभी 1.5 मिनट की बात हुई नहीं, और ऐसे अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं, इनको हुक्म चला है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, वो बात मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि एक तरफ देखा कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई, वो मुखर हो गए सरकार के खिलाफ, फिर सुब्रमण्यम स्वामी बोलना शुरू किए, फिर आप बोल दी। मैं सबसे पहले से बोल रही हूँ, 2014 से बोल रही हूँ। फिर आप मुझे ना तीसरे नंबर पे ला रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का फोन आया कि नहीं? एक बार नहीं आपके पास? आपकी बात कब हुई आखिर बार उनसे? नहीं, मैंने की थी उन्हें, मैंने की थी कोई हफ्ता 10 दिन पहले। किस बात पे? एक तो उनका हालचाल पूछने, बीमार रहे थे। हाँ। और वो क्योंकि बहुत इंटरव्यूज दे रहे थे और छोटे छोटे टिटबुट्स आ रहे थे, तो मैंने सुब्रमण्यम स्वामी से कहा, हाँ। मैं भी ढंग से आपकी इंटरव्यू करना चाहूंगी, हाँ। क्योंकि मैं थोड़ा होमवर्क बेटर करती हूँ। तो उन्होंने कहा अवश्य, तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। करीब 1 हफ्ता पहले उन्होंने मैंने फोन किया। आप दर्शकों, आपको बता दूं कि मधुकेश्वर जी इस समय जो ईरान में युद्ध चल रहा है उस पर लगातार डॉक्यूमेंटेशन कर रही है, उसकी पढ़ाई कर रही है, दिन रात लग करके वो पूरे दस्तावेज तैयार कर रही है कि इस युद्ध में क्या कुछ हो रहा है और इसका पूरे इस मिडिल ईस्ट में, एशिया महाद्वीप पे क्या असर होगा। नहीं, ये भी कि हम भारतीयों को क्या मापदंड इस्तेमाल करनी चाहिए इसका आंकलन करने के लिए। हम क्या करते हैं, लेफ्ट है तो उसको ईरान के साथ जाना ही है। लेफ्टिस्ट की मजबूरी है, उनके डीएनए में है हमेशा कट्टर इस्लाम की पैरवी करना। जैसे जिन्ना के साथ हो लिए थे, पार्टीशन का समर्थन कर लिए थे, ये करते हैं। और जो तथाकथित राइट विंग है वो अमेरिका की पिछलग्गू बन जाते हैं। तो ये लेफ्टिस्ट वही सवाल पे आ रहे हैं, आप उससे आगे बढ़ रही है, मैं आपको वापस ला रहा हूं खींच के। वही लेफ्टिस्ट अभी मुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लेफ्टिस्ट नहीं कर रहे, कांग्रेस के कुछ लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कांग्रेस ने कर डाली, ऑफिशियल प्रेस। तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद किसी पार्टी के नहीं है। मैं 2009 के वर्ष से उनके साथ काम किया हूँ। तब हम गंगा बचाओ, हिमालय बचाओ आंदोलन में साथ काम किए थे कई वर्षों तक, और कुछ डैम हमने निरस्त करवाए जब जयराम रमेश एनवायरनमेंट मिनिस्टर था। और जिस सूझबूझ से उन्होंने उस मूवमेंट का नेतृत्व किया, एंड आई वाज रियली लाइक हिज राइट हैंड पर्सन। सारी दिल्ली में जितनी मीटिंग्स हुई मैंने की थी, सीएसडीएस में की थी, 3 मूर्ति में की थी, नेहरू मेमोरियल जो लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर है, मैंने वहाँ भी की थी, गांधी प्रतिष्ठान वगैरह, मतलब जितनी दिल्ली में उनके साथ वो भी तो थे, डॉक्टर बी डी अग्रवाल, क्या नाम है? बिल्कुल। वो मीटिंग सारी दिल्ली में जितनी हुई मैंने ही की थी। और मैंने उनका कॉन्डक्ट देखा, बहुत ही प्रशंसनीय है। और साफ सपाट बात तब भी करते थे कांग्रेस के जमाने में भी, और सुनवाई हो उस तर्ज से बात करते थे कि लॉजिक और फैक्ट्स के साथ। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत ही अपलिफ्टिंग अनुभव रहता। अभी गवर्नमेंट तो अभी भी उनके साथ क्यों परेशान? अभी आप उनके साथ हैं? पूरी तरह से। सब पार्टी एक तरफ
ये बात आप ऑन कैमरा कह रही है कि आप अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हर कीमत पे हैं और सारी पार्टियां एक तरफ। मैं आपको पर्सनली बता दूं, ये शेखी बगाड़ने की बात नहीं, मैंने अपनी विल में सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करती है, उनके आंदोलन। दर्शकों, मधु किश्वर जी एक बड़ा दावा कर रही है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं उनके धर्म के नाम, उनके धार्मिक काम के नाम पर कर दी पूरी तरह से। ये अपने आप में बड़ी सूचना है जो वो दे रही है। नहीं, बड़ी सूचना नहीं है, मैं चाहती भी नहीं थी बताना। ठीक है, बता क्योंकि इसमें पोस्ट करने की दर्शकों को बता दिया, ठीक किया। लेकिन उनके विरोध की वजह, उनका विरोध क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्यों उनके पीछे पड़ी है भाई? बीजेपी ने धर्म का ठेका जिस तरह लिया, आप कहते हैं ना आरएसएस हिंदू विरोधी क्यों है, ये एक तो हमारा और मुसलमानों का डीएनए एक है। एक तो इतनी उलझुल बात है, डीएनए तो दो भाइयों का भी एक नहीं होता। कभी अफसोस होता है इस बात पे कि नहीं कि आपने मोदी नामा क्यों लिखी, जबकि आप जानती थी सब कुछ? नहीं, कहाँ जानती थी? फिर वही बात, आप झल्ला सवाल क्यों कर रहे हो? क्या जानती थी? जैसे जैसे जो जानती गई। पहले मोदी नामा तब लिखा जब मुझे ये होता है, मैं पूछना अफसोस होता है कि नहीं इस बात? मैंने और कोई सिद्ध नहीं करता कि ये शुरू से इस्लाम परस्त हैं, इसलिए मुझे अफसोस नहीं है। ये मैंने डॉक्यूमेंट किया डे बाय डे कि इस्लाम परस्त हैं, इस्लाम के गुलाम इतने हैं जितने कभी नेहरू भी नहीं हुए, और जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है हिंदू समाज के लिए। ये मुझे ये पता चल गया था। आप मोदी जी को जिन्ना से खतरनाक बता रही हैं? जी जी। इतना गुस्सा नहीं है को, इतना गुस्सा? मैं तथ्य बताती हूँ, गुस्से की बात। मेरा कोई उनसे, कोई मेरे अपनी बेटी भी हानि है मोदी से, मुझे क्या लेन देन है उनसे? क्या पर्सनल तो मेरा कुछ है नहीं ना। तो मैं उनके, ये जो मैंने किताब लिखी है आपको पता है, मैंने उनको कॉपी भी नहीं सौंपी। आपने कभी मेरी फोटो देखी है मोदी को किताब देती हुई? नहीं, मैं कॉपी देने भी नहीं गई थी। मोदी जी का से कितनी बार मुलाकात आपकी हुई, गिन के बताइएगा। गिन के ऐसे नहीं, गिनती नहीं, मुझे ये पता है 2013 में मैंने उनकी 15-16 घंटे इंटरव्यू की है। पता है, वो तो पता, वो बोल चुकी है। तो उसमें जितने भी बार हुई है, उसके अलावा जब कई बार तब तो मिलना हुआ, पर पहले 6 महीने में नहीं मिली। पहले 6 महीने मुस्लिम इलाकों का, गाँव का, मोहल्लों का, शहरों का मैंने दौरा किया, मुसलमानों से इंटरव्यूज की और उनसे समझा मोदी को वो कैसे देखते हैं, जो मेरी किताब में मैंने डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने कैसे दंगे संभाले वो डॉक्यूमेंट किया, कैसे रिलीफ का काम किया वो डॉक्यूमेंट किया। केवल इट्स मुस्लिम सेंट्रिक बुक। मुझे अफसोस इसलिए नहीं है, मैंने तो ये सिद्ध करना चाहा कि इस्लाम के बहुत मुरीद हैं, मुसलमानों के बहुत खिदमतकार हैं। अब उनको आप हिंदू फासिस्ट कह रहे हो, इसका मतलब इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अगर बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई ऐसे आदमी को जो मुसलमानों की खिदमत करते थकता नहीं है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में इतने कसीदे पढ़ता है, आपने सुने होंगे ना उनके भाषण इस्लाम के बारे में, रिलीजन ऑफ पीस। कोई मुसलमान भी नहीं कहेगा कि दे आर रिलीजन ऑफ पीस। ऐसे व्यक्ति को अगर बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, इंदिरा जयसिंह, ये सारे फॉरेन फंडेड एनजीओस उसको हिंदू फासिस्ट कहते हैं, जबकि हिंदू त्राही त्राही कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों को कुटपुतलियों, दोनों पक्षों को कठपुतलियों की तरह कोई नचा रहा है ऊपर से। एंड आई से विथ कॉन्फिडेंस इट इज द अमेरिकन डीप स्टेट। दोनों को वहीं से पैसा आता है, इसीलिए इन्होंने क्या दस्तावेज, क्या सबूत है आपके पास? मैं बताती हूँ उदाहरण के लिए। मैंने मानुषी जब शुरू की 78-79 में, सबसे पहले प्रण लिया हम फॉरेन फंडिंग नहीं लेंगे, ठीक है, कभी, और सरकारी फंडिंग नहीं लेंगे, चाहे 2 पैसे की औकात रहे, हम इसको अपने बलबूते पे चलाएंगे। तो मैं फॉरेन फंडेड एनजीओ से शुरू से ही बहुत परहेज करती थी, उनके साथ नहीं लगती। और जब मोदी जी आए, क्योंकि फॉरेन फंडेड एनजीओ ने, ये भी सुन लीजिए, बड़ी रंगीन कहानी है, फॉरेन फंडेड एनजीओ ने इनका नाक में दम किया था। तो मैंने सोचा कि मोदी जी तो जाहिर है इनको निकालेंगे बाहर, और मैं चाहती थी फॉरेन फंडेड एनजीओ बैन हो। मैंने 21 बहुत प्रभुत्व लोगों के सिग्नेचर कराए। उनमें दयानंद सरस्वती, जो कोयम्बटूर में बहुत
बहुत महान हिंदू गुरु थे, उनके पास भी मैं विशेष कर गई, उनके भी सिग्नेचर लिए क्योंकि उनको बहुत लोग मानते थे और बहुतों के। और मैं मोदी जी के पास खुद गई, ये हमारी पिटिशन है कि फॉरेन फंडेड एनजीओज को बैन करो क्योंकि ये राजनीति में बहुत नाजायज हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि FCRA एक्ट के अनुसार जो कांग्रेस के समय का, इनको राजनीति में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। सारे कानून ये पारित करने, और हर कानून जो फॉरेन फंडेड एनजीओज लाए उसका पहले दिन से अगर किसी ने विरोध किया है तो वो मधुकेश्वर है। बहुत चिल्ला चिल्ला के लिख के मैं गई चिट्ठी लेके, और मोदी जी ने देख के रख ली। फिर मैं बात और संघ के लीडर से की, राम माधव जी से भी की, तो बोले क्या मधु तुम भी ना उलझुल बातें करती हो, संघ RSS के लोग भी तो फोर्ड फाउंडेशन के पैसे लेते हैं। हाँ, ये राम माधव बोले? हाँ, पर लेते हैं ना, सच। आई अप्रिशिएट इट, उसने सच बोल दिया, मोदी ने सच नहीं बोला। उसके बाद सुनिए, FCRA एक्ट जो कांग्रेस के जमाने का था उसमें कुछ बातें बड़ी अच्छी थी। नंबर 1, वैसे तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था पर चलिए किया। नंबर 1, वो पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होके काम नहीं कर सकते, यानी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंड लेके काम नहीं कर सकती, कोई अखबार फॉरेन फंड लेके नहीं चला सकता, और ऐसे कई रुकावटें थी। और सारा लेखा जोखा वेबसाइट पे आ जाता था कि इंदिरा जयसिंह को किस कैंपेन के लिए कितने पैसे मिले, है ना। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेना है तो यूनिफेम ने इंदिरा जयसिंह को 3 करोड़ दिए, फ्लाई एजेंसी ने 5 करोड़ दिए, शक्ति वाहिनी को कितने करोड़ मिले खापों के खिलाफ झूठे फाइल करने का, जो PIL की थी जिसको मैंने लड़ा। तो ये सब आ जाता था, हम पता कर सकते थे कि कौन ये चला रहा है, ठीक है, कितने पैसे ले रहा है। मोदी जी ने FCRA जैसे SC ST एक्ट को और जालिम बनाया, FCRA को इतना उदार बना दिया। नंबर 1, अब पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंड ले सकती हैं, आपको मालूम है। नंबर 2, हम कहने गए थे मोदी जी बैन करो, ये खुद ले रहे हैं, और PM फंड में बहुत विदेशी फंड आया है। उसके साथ पहले होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे डेटा मिल जाता था, मैंने खुद पब्लिश किया हुआ है। इस किताब में भी इंदिरा जयसिंह को कितने करोड़ मिले उस दौरान मैंने पब्लिश किया है। मोदी जी ने पब्लिश करना खत्म करवा दिया होम मिनिस्ट्री की साइट पे। अब आपको फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब नहीं मिलेगा क्योंकि अधिकतर पैसा इनके फ्लोट किए एनजीओज को, इनके चेले चपाटों को एनजीओज को, और मोदी जी को के आसपास जो सिस्टम है वहां अभी आ रहा है। और कोई फॉरेन फंडेड एनजीओ बाहर नहीं किया। जैसे सोरोस के खिलाफ बड़ा बोलते हैं, मैंने बहुत खुलासा किया था सोरोस का जो हस्तक्षेप रहा फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस का, देख लीजिए, मैंने पब्लिश किया हुआ है। सारा जो पुलिस रिफॉर्म्स का चक्रव्यूह चला, माया दारूवाला जो कि सैम मानेकशॉ की बेटी, वो चलाती एनजीओ, बहुत करोड़ों रुपया उसके पास आता था, सैकड़ों करोड़ों में। सारा पुलिस रिफॉर्म्स का बहुत मिस्चिवियस एजेंडा सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन ने फंड किया। जितने कानून बने हैं पिछले 5 दशकों में, 55, ये मेरे आंख के देखे हुए हैं, सब फॉरेन फंडेड के माध्यम से आए, एनजीओज के माध्यम से आए। SC ST एक्ट, एंटी डाउरी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, रेप लॉ, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये सारे के सारे, और सारे जालिम हैं, सारे हिंदू समाज को तार तार करने वाले। अच्छा चलिए ठीक है। तो मोदी जी ने तो इनको और भी इम्यूनिटी दे दी जी, और खुद को भी इम्यूनिटी दे दी। लेकिन एक चीज बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बिलीव नहीं करती, आप बताती है 1930 का है, अंग्रेजों हमारा है ही नहीं। डेमोक्रेसी के बारे में भी आप हमारे गले का पत्थर है गले। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमजोरी है हमारे खिलाफ, वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इंटरप्रेट किया है फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, जब
लोकतंत्र में आस्था ना हो, संविधान में आस्था ना हो, तो आपकी राजनीति क्या है, आपकी अपनी पॉलिटिक्स क्या है? हजारों साल से भारतीय समाज और संस्कृति, हाँ। अंग्रेजों के आने से पहले, इस्लामियों के आने से पहले, क्या राजनीति हजारों साल तक क्या राजनीति क्या थी उनकी, बताइए। हाँ। कार्ल मार्क्स है ना, इनके जो प्रॉफिट, उनका भी ऑब्जर्वेशन है, इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिक्स, यानी हर गांव अपने आप में स्वायत्त सेल्फ गवर्निंग एंटिटी था। और यहाँ सुल्तानी फरमान से समाज नहीं चलता था। पूरी इकोनॉमी, इस पे स्टडीज भी हुई हैं, कैसे पूरी इकोनॉमी विलेज खुद मैनेज करता था। ऊपर से अब तो क्या है, आपने वो किसान जो केवल अन्नदाता नहीं था, कहते हैं ना 36 कलाओं से एक गांव की स्थापना होती है, यानी एक किसान 36 कलाओं को सपोर्ट करता था, वही खिलाता था ना सुनार को, बढ़ई को, लोहार को, गुरुकुल, वैद्य को, सारे जितने भी कलाओं वाले थे। अब आज किसान की हालत आपने सरकारीकरण जब से अंग्रेजी स्टाइल कर दिया है, किसान बदहाल है, भिखमंगा है, उसको आप सब्सिडी दे रहे हैं खाने की, उसको 2 रुपए किलो चावल दे रहे हैं किसान को, मतलब लानत है ये इकोनॉमी। और अच्छा, ये तो नहीं था ना। एक चीज बताइए, आपके कल के परसों के ट्वीट के बाद आपको पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के फोन आए कि नहीं आए, किसके किसके फोन आए? बहुतों के फोन आ रहे हैं, मुझे डराते हुए मतलब बहुत आए, हमें बहुत चिंता है। आपको डर लगता है कि नहीं? नहीं, ईश्वर ने मुझे में ना बहुत ज्यादा हुनर नहीं दिए हैं, बहुत लिमिटेड हूँ, पर एक आध चीज़ दी है, वो मेरे माँ पिता का भी योगदान है कि डर नाम की चीज़ मेरे जीन्स में है नहीं, निडर हूँ मैं। और ये मान के चलती हूँ कि मेरे जीवन के जितने श्वास हैं वो जिसने मुझे जन्म दिया है उसी ताकत ने, उसी ईश्वरीय ताकत ने तय किया है मुझे कितने श्वास लेने हैं। इसलिए जितने श्वास लेने हैं वो ना मोदी के हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना किसी और के। तो इसलिए खुल के बात कहो, और डर के जीना बहुत मुश्किल है, झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, सच बोलना आसान है। आखिरी 2 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल ये कि आपको क्या लगता है, आप लोगों के इस खुलासे के बाद, आपके इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, उनके अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि आपको सभी खुश हैं। हैं? पक्की बात, मैं ये भी कह सकती हूँ धाबे से, मैं लिख भी चुकी हूँ, जिस दिन मोदी जी गए आउट ऑफ पावर। अरे आप ऐसा बात कह दी, सब खुश हैं? हाँ, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये आतंक के माध्यम से सरकार चलाते हैं, किसी को सांस भी फ्रीली लेने का हक नहीं है, ठीक है, इतनी घुटन में सब जी रहे हैं। तो और कोई नहीं, चलो यही मूर्ख बोल रही है तो अच्छा है, यही फुलझड़ियाँ चलाते रहे। लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन का तरीका होता है, यही उनको एक्सपोज करती रहे, हम तो नहीं कर पा रहे। और ये भी मैं कह रही हूँ, जिस दिन मोदी गए ना, बीजेपी में मिठाइयाँ बटेंगी। क्या अभी भी बहुत कुछ कहने को बाकी है क्या आपके पास? बहुत है, हाँ बहुत कुछ है, पर इतना भी आप झेल लो तो बहुत बड़ी बात है। अभी आप बताना नहीं चाहेंगे? अभी सब नहीं, तुरंत नहीं, फिर कभी सेकंड राउंड में कर लेंगे। और जेल जाने से डर लगता है? नहीं, मैं ये चाहूंगी कि वो सारे इश्यूज जो मैंने ना मैं तो पूरी अब लग रहा है किताब ही लिखूंगी, मोदी से मोह भंग क्यों, 2014 क्या नाम रहेगा किताब का? ये मोदी से मोह भंग क्यों। 2 या 3 इस पे मैंने वीडियो बनाई है, 1.5 घंटे की है। जी जी। और उसमें हर एक वो पड़ाव जब मोदी ने अक्षम्य अपराध किए, और मैंने ये भी लिखा है, मोदी के अक्षम्य अपराध करके भी वीडियो है मेरी। और क्योंकि मोदी की वजह से, देखिए आपको पता नहीं याद हो ना हो, मैं रोज टीवी पे होती थी मोदी के आने से पहले। यूपीए के काल में मैं यूपीए के खिलाफ भी बोलती थी, पर हर चैनल बुलाते थे मुझे, दिन में कम से कम 1-2 चैनल तो जरूर बुलाते थे मुझे। इन्होंने मुझे ब्लैकलिस्ट किया, मैं अब किसी चैनल पे कभी नहीं होती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने कभी किसी को फोन करके नहीं कहा अरे तुम तो मुझे रोज बुलाते थे, अब क्यों नहीं बुलाते, भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पब्लिशर पहले मुझसे किताबें मांगते थे। मोदी मुस्लिम से शुरू हुई जो कहानी, मुझे पब्लिशर ही नहीं मिले, और पब्लिशर एक लाए पीयूष गोयल मेरे पास। तो उन्होंने जब मेरा मैन्युस्क्रिप्ट देखा तो बोले ये नहीं, ये दंगों की कहानी मुस्लिम्स वाली मत बता, मोदी एज डेवलपमेंट मैन ये बताओ, विकास पुरुष। मैंने कहा मेरी किताब रेडी है, छापनी है छापो, नहीं तो ना सही। कोई भी तैयार नहीं था। बाकी किताबें मेरी हैं, आप देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सेज वगैरह इंटरनेशनल पब्लिशर्स ने मांग के ली हुई थी। मोदी की किताब तो कोई छूने को तैयार नहीं था, राइट विंग लेफ्ट विंग कोई भी नहीं, क्योंकि बीजेपी का एक भी नेता नहीं चाहता था मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर अब ये भी सुन लीजिए, मुझे अपने कॉस्ट पे अपनी जेब से पैसा लगा के मैंने ये छापी। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी। एक दरियागंज में लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, नाम नहीं बताऊंगी, खामखा उनकी भी बैंड बज जाएगी। उनसे मैंने पूछा कितनी कॉपीज लेंगे, तो उन्होंने कहा 5,000 दीजिए हमें। तो मैंने 10,000 छपवाई, 5,000 मैंने उनको दे दी। आप मानेंगे, ऐसे समय में जब हॉट केक्स की तरह बिकनी चाहिए थी, 6 महीने के बाद उस पब्लिशर ने बिना वो पेटियां खोले 5,000 कॉपियां मुझे लौटा दी, और मुझे पता चला कि इनको हुक्म आया था ये बिकनी नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं बिकनी चाहिए ये भी सुन लो। इसकी रिलीज के लिए मैंने गांधी प्रतिष्ठान किया, वहाँ पे कैंसिल कर दिया उन्होंने, मोदी की किताब ने। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जिसकी मैं पुरानी मेंबर हूँ, वहाँ पे बुकिंग के बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। और जिस महिला ने कैंसिल किया मोदी की किताब का लॉन्च, उसको इन्होंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। क्या नाम है? डॉक्टर कविता शर्मा थी। भयंकर क्या बोले ना, अपॉर्चुनिस्ट। एनीवे, तो रिवॉर्ड ऐसे लोगों को करते हैं। खैर, इसको कोई रिलीज किसने किया? राम जेठमलानी ने अपने बंगले में एक फंक्शन किया, उसमें ये मुझे रिलीज करनी पड़ी। कहीं कोई मुझे रिलीज करने को लिए तैयार नहीं था। फिर किताब बिकने पर इन्होंने क्यों रोक लगाई मालूम है? अच्छा, मुझे इनके एक ब्यूरोक्रेट ने कहा था कि मधु, आप जैसी किताब लिख रहे हो, मोदी जी तो कम से कम इसकी 50,000 कॉपियां लेंगे, इनसे पूछ लेना प्रिंट ऑर्डर देने से पहले। तो मैंने कहा अच्छा पूछ लूंगी। तो मैंने पूछा, नरेंद्र भाई, ये माई बुक इज ऑलमोस्ट रेडी, तो क्या आपको कुछ कॉपीज चाहिए होंगी? बोले नहीं, आप जैसा जो जितना कर सकें करें, मुझे कोई नहीं चाहिए। अभी ये किताब अगर मान लो मैंने किसी और के बारे में लिखी होती, अच्छा, फिर मुझे पता चला बाद में इन्होंने जो मोदी नामा जो आर्टिकल थे उनको स्पाइरल बाइंडिंग करा के सभी एम्बेसीज में, फॉरेन न्यूज़पेपर्स में भेजे थे, मोदी नामा सीरीज। वहां वो कन्विंस करना चाहते थे, देखो मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन अपने केडर्स में मोदी नहीं चाहते कि लोग समझते कि आप मुस्लिम तुष्टिकरण ही नहीं, तृप्तिकरण ही नहीं, गुलामगिरी इस्लाम की करते आए हैं। इसलिए उन्होंने इस किताब को बिकने नहीं दिया। तो दर्शकों, आपने सुना मधु किश्वर बहुत ही बहादुरी के साथ जो सवाल थे हमारे, हर सवाल का उन्होंने बखूबी जवाब दिया। और मुझे लगता है ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जानना है तो मधु किश्वर को जरूर जानना होगा, उनकी बातें भी सुननी होंगी। बीजेपी के बारे में तभी आप कोई राय बना सकते हैं, आरएसएस के बारे में बना सकते हैं। अगर आप मधु किश्वर से बात नहीं करते तो वो बातें अधूरी रहेंगी। फिर मिलेंगे, फिर मधु जी से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।